साथियों नमस्कार। इस भाग में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के प्रश्न बैंक के अध्याय 4 के कुछ प्रश्नों और कुछ 5 अध्याय के प्रश्न हैं। तो ये जो प्रश्न है अध्याय 4 का प्रश्न है, आणविकता से आप क्या समझते हैं और अपक्रिया की कोटि और आणविकता में कोई दो अंतर लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं अपक्रिया की दर जिस पद पर निर्भर करती है उसे दर निर्धारक पद कहते हैं। ये ऐसी अपक्रियाओं के लिए होता है जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं और इनमें जो सबसे धीमा पद होता है वो दर निर्धारक पद होता है। तो अब किसी अपक्रिया के दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं, आयनों की संख्या अपक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता कहलाती है। ये अपक्रिया की कोटि से किस तरह भिन्न है उसको हम इस तरह समझा सकते हैं। अणुसंख्यता एक सैद्धांतिक पद है जबकि अपक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है, क्योंकि ये प्रयोग द्वारा निर्धारित किए गए दर नियम समीकरण पर लगी घातों का योग होता है। अणुसंख्यता हमेशा पूर्णांक होती है जबकि अपक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है और पूर्णांक और भिन्न भी हो सकती है। तीसरा अंतर यूँ कर सकते हैं इसमें, अपक्रिया की जो क्रियाविधि के संबंध में हम अणुसंख्यता से कोई जानकारी नहीं निकाल सकते, यानी जो अणुसंख्यता है वो क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं देती है, जबकि अपक्रिया की कोटि से क्रियाविधि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है, इसके व्यंजक को लिखिए। अब प्रथम कोटि की अपक्रिया जैसा कि आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ऐसी अपक्रिया जिसका वेग सांद्रण की एक घात पर निर्भर करता हो, अर्थात प्रयोग द्वारा निर्धारित दर नियम समीकरण में सांता पदों पर लगी घातों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो वो प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। इसके लिए हम वेग का व्यंजक निकालेंगे। मान लीजिए रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में, हमने इसको आर और पी के द्वारा शो किया है। तो जो क्रिया का वेग है वो क्या होगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी। आप आर क्या है यहाँ पे, उसका स्थिरांक है। ताक्षणिक दर देख रहे हैं, किसी टाइम टी पे रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक का जो सांद्रण है वो है आर, तो इसका जो वेग होगा माइनस डी आर अपॉन डी टी होगा। ये क्या पे निर्भर करता है, रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक की सांद्रता की एक घात पर निर्भर करता है। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के आर, और यहाँ पे हम चिन्ह को चेंज करें तो दोनों तरफ ऋण से गुणा कर देंगे तो ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। तो डी आर अपॉन डी टी बराबर के आर माइनस के आर। अब हम इसको वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, आर को उस तरफ ले आएंगे, टी को उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा अपना डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के डी टी। अब दोनों ओर इंटीग्रेट इसको कर देंगे तो 1/r का इंटीग्रेशन होता है लॉग आर, ई के बेस पर रहता है, और यहाँ पे माइनस के का इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस के टी, और आई यहाँ पे समाकलन स्थिरांक है। कक्षा 11वीं आप लोग पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन में, और मैथ वालों ने 12वीं में ही पढ़ा होगा। अब यदि इस व्यंजक में हम t बराबर 0 लें यानी आरंभिक समय लें, तो ऐसी में प्रारंभिक समय में सांद्रता कितनी थी, r 0 थी। t बराबर 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा log e r 0। ये वैल्यू हम इस समीकरण में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा log e r माइनस के टी प्लस आई का वैल्यू ये आपने रख दी log e r 0। अब हम के टी को पक्षांतरित करें, इधर ले आएँ, और log r को इधर ले जाएं, तो ये के टी हो जाएगा धन में और log r हो जाएगा माइनस में। और आपको पता है अगर log ऋण में है तो यदि हम इसको एक साथ करना चाहें तो क्या में आ जाता है, भाग में आ जाता। तो के टी बराबर log e r 0 अपॉन r, और हम t को उस तरफ पक्षांतरित कर दें तो ये हो जाएगा k बराबर 1 अपॉन टी log r 0 अपॉन r। वो इसको r नॉट भी पड़ता है, तो ये हो जाएगा k बराबर 1/t log e r नॉट अपॉन r। अब हम log के जो बेस को e से 10 में बदलते हैं, जैसे यानी जो नेचुरल लॉगरिथम है इसको जब चेंज करते हैं हम इससे, तो आपको पता है 2.303 से गुणा करना पड़ता है, तो ये अपने गुणा कर देंगे 2.303 से अपॉन टी आर 0 अपॉन आर हो जाएगा log का मान।
यहाँ पे 20 चेंज हो गया, उससे यहाँ पे ई 20 था, यहाँ पे 20 10 हो गया। 10 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो टेबल में वैल्यूज होती हैं वो लॉग 10 के आधार पर ही होते हैं। इसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। ये आपका प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए व्यंजक हो गया। इतना ही आपको लिखना है। यदि अर्धायु काल के लिए व्यंजक पूछा जाए तो उसको आपको थोड़ा और बढ़ा देना है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए ये आप देख ही चुके हैं, ये व्यंजक हो गया। आप यदि अर्धायु काल लेना है तो मतलब अर्धायु काल को हम टी हाफ से व्यक्त करते हैं, और जो करंट में जो सांद्रता उसकी रहती है वो कितनी होती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी होती है, यानी ये R0/2 हो जाएगा। इसमें वैल्यू जैसी रखेंगे हम, तो टी हाफ को इस तरफ ले आए, टी हाफ बराबर 2.3 को इस तरफ ले जाएंगे, और R0 और R0/2 है तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये log 2 आ जाएगा। और log 2 का मान आप टेबल पर देखो तो 0.3010 होता है। इसका मान रख देंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.693/K। इस तरह से ये अर्धायु काल के लिए व्यंजक भी आप लिख सकते हैं। अब हम 6वें प्रश्न की बात करें। इसमें पूछा गया है प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखी है। आपको यहाँ पे इकाई लिखना है के की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपक्रिया का वेग होता है, वेग बराबर के गुणा सांद्रता की घात n। आपको पता है n क्या है, सांद्रता पहले की घातें हैं जो कोटि कहलाती है। तो यहाँ पे आपको कोटि रखते जाना है तो सांद्रता इसकी इस तरह की इकाई निकल आएगी। पता है आपकी वेग की इकाई क्या होती, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है। अब यहाँ इस समीकरण से देखें के की इकाई क्या हो जाएगी, अब क्रिया के वेग की इकाई बड़े सांद्रता की घात n, इसकी इकाई हो जाएगी। तो आप प्रथम कोटि के लेंगे तो n का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए के की इकाई क्या होगी आपकी, ये तो हो गई दर की इकाई, वेग की इकाई बटे सांद्रता की इकाई, और इस पर घात 1 चढ़ाना है आपको, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर से पर लीटर कैंसिल, केवल पर सेकंड बचेगा। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया में दर नियम समीकरण में जो के है दर स्थिरांक है उसकी इकाई होगी प्रति सेकंड। द्वितीय कोटि की अपक्रिया में देखें तो द्वितीय कोटि की अपक्रिया में क्या होगा, यहाँ पर सांद्रता की घात 2 हो जाएगी, n बराबर 2 होगा, तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड बटे मोल प्रति लीटर की घात 2। यहाँ पर 2 घात हो जाएंगे तो हम 2 बार लिखना पड़ेगा। मोल से मोल 1 तो कैंसिल हो जाएगा, प्रति लीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा प्रति सेकंड और नीचे बचेगा मोल प्रति लीटर। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो जो लीटर में माइनस की पावर है ऊपर जाएगी प्लस में आ जाएगी, तो ये लीटर हो जाएगा। मोल ऊपर पहुंचेगा तो इनवर्स में आ जाएगा, प्रति मोल और प्रति सेकंड। इस तरह से आप तृतीय कोटि की अपक्रिया के लिए लें तो यहाँ पे सांद्रता की जो घात है यहाँ पे n की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, n की जगह 3 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिएगा और 3 बार गुणा करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 बार आपने गुणा कर दिया, तो इसमें क्या होगा देखिए, एक बार का तो मूल से मूल कट जाएगा, प्रति लीटर कट जाएगा एक बार का। अब ऊपर बचेगा प्रति सेकंड और नीचे क्या बचेगा, मोल प्रति लीटर। 2 बार बचेगा मोल प्रति लीटर, तो लौट के ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा प्लस में, मोल की घात हो जाएगी माइनस में, तो जो हो जाएगा लीटर स्क्वायर मोल -2 और सेकंड का घात -1। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मोल पे -2 की घात लगाना है, लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2 और सेकंड प्रति सेकंड। इस तरह से ये इसका हो जाएगा। यहाँ पे आपको सुधार कर लेना है, ये सुधार कर लीजिए, माइनस कर लीजिए यहाँ का घात। अगला अध्याय देखें आप। अगले अध्याय के कुछ क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं। पहले हैं आपका सही विकल्प का चयन करना।
चलिए इसको अगले भाग में देखेंगे।